नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप सभी बंधु बांधव का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, एलटी ऐसी बहुत सी विभिन्न प्रतियोगिताएं सामने रहती हैं और काफ़ी प्रतियोगी छात्र इसमें लगे भी रहते हैं। सभी लोग लगे हुए हैं। तो टीजीटी पीजीटी 2022 को हम लोग टारगेट करते हुए आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु ने टीजीटी पीजीटी 2022 का एक बैच प्रारंभ किया है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, आप सभी लोग, ये हमारी पूरी कोर टीम है। ठीक है, जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो अपने आप में जिनका यूपी में नंबर 1 पोजीशन है और मर्मज्ञ हैं अपने सब्जेक्ट के, आप इधर से देख सकते हैं। भूगोल के डॉक्टर सुनील सर, नामी ही इनका पर्याप्त है। ये आईएएस का इंटरव्यू अभी लगातार 2 बार से 3 बार से दे रहे हैं। आप मैथ के जादूगर डॉक्टर मनीष सर, पैरामाउंट, दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव और यूपी में लगभग 15 से 20 वर्षों का इनका शिक्षा में अनुभव रहा है और पूरा एक एक चीज आपको बारीक से बताएंगे। एक एक चीज पे विश्लेषणात्मक अध्ययन मैथ का कराएंगे। मैथ टीजीटी पीजीटी का होल सब्जेक्ट लिए हैं। मैं जोशीला सत्यप्रकाश पूरा आपको हिंदी टीजीटी पीजीटी 2022 को टारगेट करते हुए पूरा समग्र अध्ययन कराऊंगा। मित्रों, आप डॉक्टर पंकज दुबे सर, संस्कृत के बेताज बादशाह, ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्र के द्वारा पढ़ाएंगे जो आपको एकदम समग्र अध्ययन मिलेगा। और आप हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा सर, जो सामाजिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाएंगे। पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस और सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, सोशल साइंस पूरी कंप्लीट देंगे। कुछ और फैकल्टी हमारे और हैं जो आगे आने वाले हैं। कला, होम साइंस, ठीक है, इतिहास, कॉमर्स, साइंस, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी इस क्रम में है सारे के सारे सब्जेक्ट आपको, अंग्रेजी का एक बेहतरीन चेहरा आपके सामने आएगा। तो सब लोग आप लोग देखेंगे और समझेंगे। मैंने आज आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ मित्रों, सिलेबस भी अपना परिचर्चा करेंगे और साथ में हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि क्वेश्चन आता है और लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, अक्सर गलती करते हैं, और वह क्वेश्चन को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और एकदम कंप्लीट उसको बता दूंगा विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा कि कैसे इतिहास पद्धति को हम रटते हैं। रटने का मतलब उसको अंडरस्टूड करना होता है, समझना होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा समग्र अध्ययन लेकर चलता है और उसी समग्र अध्ययन की पद्धति पे आपको एक एक पहलुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन और कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से रखा जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2022 न्यू बैच, एंट्री नंबर हमारा है 8299003391 पे आप टीजीटी पीजीटी 2022 लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो इंक्वायरी नंबर हमारा सामने दिख रहा है 6306967730। अगर ये नहीं लगता इनकेस या बिजी जा रहा है तो दूसरा नंबर है 6306919521। इस पे आप बात कर सकते हैं। वर्किंग टाइम में हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी 9:30 से 6 बजे के बीच में। इन नंबर पे अगर कोई भी, हमारे पास सुपर टेट, लेखपाल क्रैश कोर्स और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं रनिंग है ऑनलाइन पे, और बहुत ही जल्द हम लोग कमिंग सून ऑफलाइन भी आ रहे हैं। ऑफलाइन का भी हम लोग बहुत ही जल्द प्लानिंग हो चुकी है। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु ने पूरी प्लानिंग कर लिया है। फीस देखिए, कोई भी चीजें आप लोग जुड़ते हैं तो उसका फीस नाम मात्र रखा गया है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का अभी वैकेंसी का विज्ञप्ति लगभग बार बार चयन बोर्ड अनाउंस कर रहा है। अभी 4700 का उन्होंने अनाउंस किया है, कल का ही न्यूज है। अधियाचन आया है, इसमें और भी बढ़ सकती है विज्ञप्ति आप लोगों के सामने, निसंदेह विज्ञप्ति बढ़ेगी। फीस नाम मात्र है 2499। पहले
4999 फीस थी, जिसको हम लोग ऑफर के साथ 2499 किए हैं। और काफी चीजें आपको यहाँ पे एक मिलेगी। एक बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, चयन बोर्ड ने टीजीटी, ध्यान से देखिएगा, अभी जो आया है करंट में, टीजीटी पीजीटी 2022 में अभी जो आया है चयन बोर्ड के पास अधियाचन, वो 4700 का अधियाचन आ चुका है, जिसपे वो एग्री है निकालने के लिए, विज्ञप्ति निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये इस व्यक्ति पे उसके पास चयन बोर्ड के पास अधियाचन आ चुका है और इसको हम टारगेट करेंगे। साथ में एलटी भी लगी हुई है, एलटी का सिलेबस और टीजीटी का सिलेबस, दिल्ली एसएसबी का सिलेबस और राजस्थान व्याख्याता परीक्षा का सिलेबस, टीजीटी पीजीटी कोई भी हो, और यूजीसी नेट भी रहता है, और लगभग इक्वल रहता है, प्रश्न ऊपर और नीचे रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो मित्रों यहां पर एलटी भी है एक सेगमेंट, यहां पर दिल्ली एसएसबी भी है एक सेगमेंट आपके सामने, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है। और अभी हाल में ही राजस्थान व्याख्याता भी आया है, ठीक है, व्याख्याता। ये चारों जो है वो चारों, इसको अगर आप तैयारी करेंगे टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी पीजीटी की ये जो सेगमेंट है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो ये सामने आपके पूरा का पूरा मिल रहा है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, सारे के सारे वैकेंसी आपके सामने रहेगी। ये जो 4700 हो, ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो टीजीटी पीजीटी यूपी में कराती है, उसका यह विज्ञप्ति आई है 4700, माने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक चयन बोर्ड का जो अधियाचन अभी आया है लेटेस्ट 2000 के लिए, वो 4700 ये विज्ञप्ति है। ये अभी प्लस इसमें और जुड़ सकते हैं, इसका एक अभी लेखा जोखा आपके सामने और बढ़ सकता है। एलटी लगभग तैयार है इसी माह में आपके सामने आने के लिए। दिल्ली एसएसबी अनाउंस कर चुका है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का आरजे व्याख्याता का इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, टीजीटी का भर चुका है और प्रवक्ता का आपके सामने भरा जा रहा है। सिलेबस लगभग वही रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन के लेवल में अप और डाउन होते रहते हैं, कहीं वह प्रश्न बहुत ज्यादा ले लेता है और कहीं वह प्रश्न का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन चीजें मित्रों समग्र रूप से रहती है। हिंदी में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो आते हैं कि इसको कितने भागों में हम किस पद्धति पर रखते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस के साथ साथ उसकी व्यापक रणनीति भी चर्चा करेंगे और इतिहास पद्धति, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, ध्यान से समझिएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें है कि जो हमारे पास सिलेबस है, वो सिलेबस पर जरा सरसरी निगाह से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो आपके सामने ये सिलेबस, रणनीति और जो मैं महत्वपूर्ण परिचर्चा करूंगा मित्रों, वो ध्यान से लेती। हिंदी का इतिहास पद्धति पे मैं आज चर्चा करूंगा। हिंदी में जो इतिहास पद्धति ली गई है कि कौन सी पद्धति पे कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, वहां से प्रश्न आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, जैसे विधेयवादी में कौन से हैं, वर्णानुक्रम पे कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, कालानुक्रम पर कौन सा ग्रंथ लगा है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे और इसको कंप्लीट बताएंगे। सिलेबस और रणनीति के बाद ये परिचर्चा हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने इतिहास पद्धति, इतिहास पद्धति पे जो आप लोगों के सामने आज चर्चा होगी, तो वो इसी पे होगी कि इतिहास पद्धति क्या है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास पद्धति है वह कैसा है, किस क्रम पर है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है हिंदी में कि जो ग्रंथ लिखे गए वो कैसे। तो इसमें आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। इस इतिहास पद्धति पे जैसे विधेयवादी,
समाज शास्त्री, कई पद्धति है, इस पे भी हम क्लास लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी में क्या चीज है, क्या चीज थोड़ा सा कम है, किसमें ज्यादा है। तो एक सरसरी निगाह मित्रों जरा इस पे चर्चा और परिचर्चा और विश्लेषण करेंगे कि हमें इसके लिए कैसे रणनीति अपनानी है, कितने घंटे हमें पढ़ना है, यह महत्वपूर्ण है। तो जरा सिलेबस पर ध्यान से देखिए। हिंदी का जो विषय है 01 कोड रहता है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, प्रशिक्षित स्नातक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी बोलते हैं यूपी में इसको। यही एलटी हो जाता है जो लोक सेवा आयोग कराती है। आरजे में, राजस्थान व्याख्याता में भी टीजीटी आते हैं, दिल्ली एसएसबी में भी टीजीटी आते हैं, ठीक है, कई जगह आते हैं, नवोदय विद्यालय में भी आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड भी अपना एक टीजीटी पीजीटी लेता है। सिलेबस में कुछ पॉइंट लगभग सब जगह रहते हैं, कुछ पॉइंट में हेर फेर रहता है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो काल में इसको डिवाइड किया गया है। पीडीएफ इसका है पूरा प्रॉपर, आप इसको देख सकते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। बहुत साफ साफ अच्छे अक्षरों में इसमें दिया गया है, लिखा भी गया है, पूरी पीडीएफ है कि आदिकाल है, भक्ति काल है, संत काव्य है, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। भक्ति काल एक समग्र अध्ययन लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये टीजीटी के सिलेबस में ये सब हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, एक एक चैप्टर पे इसको व्याख्या करेंगे और इसका सिलेबस के साथ साथ प्रश्न भी कराएंगे उस लेवल पे। अगला जो है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसमें कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्या क्या है, उस पे भी हम पूरा परिचर्चा करेंगे। गद्य में देखिए हमारे पास निबंध, नाटक, उपन्यास, इसके नाम का मेंशन नहीं किया गया है किसमें क्या रहेगा। कहानी है। हिंदी गद्य की लघु विधाएं, लघु विधाएं से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और इस पे पूरे के पूरे फोकस होते हैं। सबसे अधिक अगर मार्किंग की बात की जाए तो सर्वाधिक जो स्टूडेंट से गलती होती है यही पार्ट होती है और इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। यूपी में जो टीजीटी पीजीटी का है मित्रों, वो टोटल क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 125 125 प्रश्न की बात अगर की जाएगी तो 125 प्रश्न होते हैं। माइनस मार्किंग यहां नहीं रहती, एलटी में माइनस मार्किंग होती है, हमारे यहां माइनस मार्किंग नहीं रहती है। 125 केवल सब्जेक्टिव रहता है, जबकि एलटी में 30 प्रश्न जीएस भी रहते हैं, ठीक, उनमें 30 प्रश्न जीएस भी रहता है सब्जेक्ट के अलावा। यहां 125 पूरे के पूरे सब्जेक्ट रहते हैं। टीजीटी में मित्रों इंटरव्यू नहीं रहता, जबकि प्रवक्ता में 50 नंबर का इंटरव्यू भी रखा गया है। उसका एक प्रॉपर कोर्स रहता है कि वो उसमें 50 नंबर इंटरव्यू रहता है प्रवक्ता में। टीजीटी टोटल 125 क्वेश्चन टीजीटी में भी होते हैं, आप एकदम जानते हैं, और पीजीटी में भी 125 क्वेश्चन होते हैं दोनों में। पीजीटी में प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू रहता है, ठीक है, 50 नंबर का। बाकी क्वेश्चन दोनों जगह यह रहते हैं। यहां इंटरव्यू नहीं है, एक परीक्षा दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। कट ऑफ हिंदी का लगभग विवादित प्रश्नों के कारण कभी हाई जाता है, कभी लो हो जाता है। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें टीजीटी में काफी उथल पुथल देखने को मिला था, क्योंकि प्रश्नों के लेवल में इतना हेरफेर कर दिया था माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में कि वो परंपरागत प्रश्नों से थोड़ा सा हटके था। हालांकि पेपर वैसे ही आना चाहिए, प्रवक्ता अपने परंपरागत पद्धति पे थी। ये प्रश्न के प्रारूप रहते हैं यूपी में, जो टीजीटी पीजीटी हम लोगों ने कराएंगे। यहाँ पर जो यूपी कराती है, जिसको हम लोग देखते हैं, देते हैं सब लोग, जो भी बालक बालिकाएं हैं, ठीक, इसमें यही पैटर्न अभी तक लागू हुआ है, ठीक है। अभी तक इसमें कोई नया चेंजिंग नहीं आई है। नई शिक्षा नीति में कुछ चेंजिंग होगी। सिलेबस हिंदी के लिए जो आपके हैं, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, किससे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, यह बहुत जानना जरूरी है। जैसे ये जो पार्ट होते हैं, अगर बेसिकली निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी के अगर प्रश्न देखे जाए टीजीटी लेवल पे, तो यहां पर ये सेगमेंट लगभग मान के चलिए कि अगर टीजीटी लेवल का देखेंगे तो यहां 20 से 25% सेगमेंट इस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
इस सेगमेंट पे, और लगभग 10% सेगमेंट यहां पर डिपेंड करता है। लेकिन सिलेक्शन का यह 10% बहुत मायने रहता है। हिंदी गद्य की जो लघु विधाएं होती है, जैसे जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, संस्मरण हो गया, आइए और दिखाते हैं। ये इतने पार्ट में रहते हैं। इसके बाद हमारा काव्य शास्त्र आता है। काव्य के भेद एवं रस अवयव के भेद जो होते हैं, काव्य शास्त्र में देखिए यहां पर छंद रहता है। यहां क्या रहता है? छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण और काव्य दोष। ये काव्य शास्त्र के पार्ट कुछ है। हिंदी की बोलियां और विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, यह भी इसी में टीजीटी में है। इसका पूरा का पूरा आप लोग लिख सकते हैं। हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, भाषा से यहां पर रहता है ये वाले पे। व्याकरण में ध्यान से देख लीजिएगा। व्याकरण में भैया लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है और संधि होती है। लिंग, वचन, कारक और संधि और व्याकरण भी रहेगा टीजीटी में। वर्तनी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जो सिलेक्शन में लगभग लोगों का गलती हो जाता है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। वाक्य आता है, शुद्धिकरण होती है, शब्द रूप पर्यायवाची रहेगा, विलोम रहेगा, श्रुति भिन्नार्थक शब्द रहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहते हैं, और मुहावरा है और लोकोक्ति है। लोकोक्ति जो होती है वह वाक्य का एक वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो होता है यह वाक्यांश होता है। जनरली लोग इसको एक समझते हैं, तो यह वाक्यांश होता है, वाक्यांश होता है, जबकि यह एक पूर्ण वाक्य होता है। दोनों अलग अलग रोल रहते हैं। इस पे हम पूरा परिचर्चा चलाएंगे और देखेंगे भी आप लोगों के साथ। संस्कृत साहित्य, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार हमारे पास टीजीटी में संस्कृत में भी कुछ है, पीजीटी में थोड़ा सा बड़े लेवल पे है। जैसे टीजीटी में कालिदास है, भवभूति है, माघ है, दंडी है, श्रीहर्ष है और भारवी। 6 राइटर संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त जानकारी इनके बारे में रहता है कि इनमें इनकी जन्म तिथि क्या है, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन है, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, कौन, इसमें क्या क्या चीजें इनके प्रमुख, बस मेजर चीजें रहती हैं। इसके बाद संधि आता है यहाँ पर, स्वर और व्यंजन संधि, ये ध्यान से देखिएगा। विसर्ग संधि नहीं रहेगा, यही मेन मेजर पॉइंट है कि टीजीटी में विसर्ग संधि सिलेबस में नहीं है, हालांकि यहां से प्रश्न पूछ देता है। टीजीटी में जो है वो विसर्ग संधि नहीं रहेगी, ध्यान से देखिएगा। टीजीटी का सिलेबस है, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है और अनुवाद है। लास्ट हेडिंग क्या है? अनुवाद। शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, ये हमारे संस्कृत के सेगमेंट होते हैं। विसर्ग संधि टीजीटी में नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। समास संधि ये है, बाकी ये संस्कृत साहित्य है। प्रवक्ता में क्या है, इसकी क्या पीजीटी प्रवक्ता की है, तो पीजीटी प्रवक्ता उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है। बड़े लेवल पे जब हम चलते हैं तो पीजीटी प्रवक्ता आती है। इस पे पाठ्यक्रम का जो प्रवक्ता है वह 01, 04, वहां 01 था, 04 है। हिंदी साहित्य का इतिहास सेम यही वहां यहां पर भी है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य, रीतिबद्ध, ठीक है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंद्र, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। देखिए मित्रों, एक चीज ध्यान दीजिए, सिलेबस के कंटेंट लगभग सिमिलर रहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक संपूर्ण आपको पढ़ना रहता है। प्रवक्ता का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो थोड़ा सा ऊपर रहती है, लेवल के प्रश्न रहते हैं। भाई नेट जेआरएफ के टक्कर के प्रश्न आते हैं या उससे भी लेवल। टीजीटी का प्रश्न थोड़ा सा लेवल होता है, लेकिन पढ़ना वही है, सारे चीज आप लोगों को पूरा देखना रहता है। तो आज हम इस पे परिचर्चा भी करेंगे। आज ये सिलेबस के साथ साथ यह भी बताएंगे कि आपको व्यापक रणनीति कैसे करना है, ठीक है, हिंदी। और साथ में इतिहास पद्धति एक छोटा सा चैप्टर भी मैं क्लियर करके आज आप लोगों को चलूंगा। हिंदी गद्य का विकास है, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, देखिए यहां पर था, यहां पर आलोचना जुड़ गया है। हिंदी की लघु विधाएं, यहां जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यहां पर यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग।
देखिए सिलेबस में कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ चीजें घट रही हैं, लेकिन वो देता समग्र है। जब हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो वो प्रश्न कहीं से भी उठा के दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि वह इसी का पार्ट है, वह इसी के पार्ट में आते हैं। तो ये इसका एक देखिएगा पूरा जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारे प्रवक्ता में आ रहे हैं सिलेबस में। भाषा विज्ञान यहाँ एक अलग से है, वहां पर क्या था देवनागरी, यहाँ भाषा, उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां। व्याकरण में यहाँ देखिए वही जो आप लोग अभी पढ़े थे टीजीटी में, वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह यहाँ पर ऐड हुआ है। हालांकि ये सब जिन्हें है प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति। संस्कृत साहित्य यहाँ पर थोड़े से राइटर बढ़े हैं, भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट जी, विश्वनाथ जी, डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ, आचार्य राजशेखर। व्याकरण में संधि देखिए यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन, यहाँ देखिएगा विसर्ग संधि बढ़ गया है प्रवक्ता में। हालांकि ये मायने नहीं रहता टीजीटी पीजीटी में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस हुआ है, वहां वो माइनस था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये माइनस है। टीजीटी में विसर्ग संधि नहीं, जबकि प्रवक्ता में विसर्ग संधि है। हालांकि आता सब वही से है लगभग, विसर्ग संधि सब जगह से पूछते हैं वो लोग प्रश्न। विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, विभक्ति, उसके बाद शब्द रूप, धातु रूप, काल, टेंस, यहां पे आ गया है, अनुवाद है, और यहां विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, सब पूरी चीजें हैं संस्कृत साहित्य में, ठीक है। यहां तक का जो चीजें दी गई हैं वो एक प्रॉपर रूप से प्रवक्ता टीजीटी और पीजीटी है। अब हमें रणनीति कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग मित्रों। अगर हम टीजीटी पीजीटी 2022 को टारगेट करते हैं, टीजीटी पीजीटी 2022 को हम टारगेट करते हैं, तो हमें व्यापक रणनीति क्या बनता है। लोग कहते हैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है। अगर 125 क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 125 क्वेश्चन को अगर हम टारगेट करते हैं तो इसको हमें किस तरीके से बांटना है कि हमारी चीजें 125 में अमूमन हम 118 120 तक कर जाए। हिंदी का एक प्रबल प्रबुद्ध वर्ग 115 118 कर जाता है, लेकिन पिछली बार टीजीटी में परंपरागत क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गया था। नहीं, मान के चलिए कि लगभग 115 प्लस अगर आप चले जाते हैं तो आप सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। हालांकि 2016 विवाद रहा, 13 में और चीजें मेरिट अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन एक अमूमन टारगेट अगर आप रखेंगे तो लगभग 90% अगर ऊपर रहते हैं, यहाँ पर 90% के ऊपर आप चलते हैं तो हिंदी में आप तब जाकर सिक्योर थोड़ा बहुत समझ रखते हैं 90% का। 125 का जो क्राइटेरिया है क्वेश्चन का, प्रश्न का, ये जो टीजीटी पीजीटी में आता है 125 प्रश्न, इसको जो कह सकते हैं एक वर्गीकरण, मोटा मोटा वर्गीकरण मेरा अगर मानना है तो टीजीटी का जो वर्गीकरण है मित्रों, टीजीटी में व्याकरण का रोल अधिक रहता है। व्याकरण इन द सेंस लगभग 60 और 40% का रेशियो रहता है टीजीटी में। यहां पर जो आते हैं टीजीटी में, ठीक है, टीजीटी का जो रेशियो रहता है लगभग 40 से 45% व्याकरण, ठीक है। इस व्याकरण में हिंदी जो भी है, वर्तनी से लेकर पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब कुछ हिंदी माने 40 से 45% रहता है। और यहां लगभग वही मान के चलिए कि 60%, एक एवरेज लेंगे, 60% या 55% यहां पर जो रहता है टीजीटी का सेगमेंट में, वो क्या रहता है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा रहता है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस संस्कृत साहित्य भी इधर ही रहता है, जो थोड़ा बहुत रहे, धातु रूप, शब्द रूप, सब इसी में आते हैं। अगर एक एवरेज देखा जाए तो अगर यह दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा के करीब आप पहुंच जाएंगे अगर रेशियो बनाएंगे। बात अगर हम पीजीटी की करें
तो पीजीटी में भी वही चीजें हैं, ठीक है। पीजीटी की अगर बात करें, जिसको हम लोग प्रवक्ता कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो प्रवक्ता में भी 125 प्रश्न आएगा, माइनस मार्किंग नहीं रहती, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां माइनस मार्किंग नहीं है। नहीं है, माइनस मार्किंग आपको यहां पर नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग यहां नहीं है। 125 का क्वेश्चन है और इसमें भी वही चीजें हैं। यहां पर क्या होता है, साहित्य का रोल ज्यादा हो जाता है, व्याकरण का रोल कम हो जाता है। संस्कृत साहित्य और धातु रूप का भी रोल उसी हिसाब से बनते हैं। यहां पर जो रोल रहते हैं वो मान के चलिए कि 35 या 30% जो रोल रहता है वो व्याकरण का रोल आता है। व्याकरण इन द सेंस वही सारी चीज 30% कहिए इसको, 30%, 25 से 30%। यहां पर जो होता है ये एक सेगमेंट, यहां भी वही 50 से 55% जो आपका रहता है, ठीक है, ये आपका साहित्य रहता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर 15% आपका संस्कृत आ जाता है, ठीक है, अलग से। ये 3 सेगमेंट यहां पीजीटी में रहते हैं। हिंदी साहित्य में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप लोग पढ़ते हैं उसको कैसे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, उस पर परिचर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पद्धति, सबसे महत्वपूर्ण चीजें आप लोग आज देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास पद्धति, साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यह, और बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास पद्धति। ठीक, यहां से प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, लगभग काफी लोग इसमें भ्रमित रहते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पद्धति कैसे बनी है, जो आदिकाल भक्तिकाल तो ये बाद की बात है, कौन से बड़े बड़े ग्रंथ किस आधार पे इस पे लिखे गए हैं, यह सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। गारसा द तांसी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इन्होंने लिखा फ्रेंच भाषा में, लेकिन उसकी पद्धति क्या थी, किस पद्धति पे उन्होंने लिखा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन जो लिखे, उन्होंने किस पद्धति को अपनाया, मिस्र बंधुओं ने किस पद्धति को अपनाया, ठीक। जो हमारे बड़े बड़े इतिहासकार रहे, लेखक रहे, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किसको अपनाया, किस पद्धति को, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस पद्धति को अपनाए, या फिर वैज्ञानिक इतिहास जो लिखे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी, वो किस पद्धति पे थे। यहां से एक बड़ा शानदार प्रश्न आता है। तो ये इसको एक डिवाइड करने का एक पूरा खाका आपके पास होना चाहिए, और अक्सर यहां प्रश्नों को हम लोग गलत कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब बच्चे इस पे आते हैं तो वहां एक समग्र अध्ययन उनके पास नहीं होने के कारण वहां प्रश्न आपसे गलती हो जाती है। और अगर टीजीटी पीजीटी में आपकी हिंदी की जो मेरिट की बात की जाए, अगर एक भी क्वेश्चन हम यहां इधर से उधर कर देंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, क्योंकि यहां पर पॉइंट में लड़के लटके रहते हैं। तो आज हम परिचर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास पद्धति, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या चीजें हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पद्धति पे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे हम आज पूरा बताने जा रहे हैं कि इतिहास पद्धति को कितने भागों में बांटा जाए, प्रायः कितने भागों में कौन कौन इसको लेकर क्या क्या इस पर ग्रंथ किस किस पद्धति पे अपनाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक ग्राफ भी आपको दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि कैसे यहां पर इतिहास पद्धति है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रायः इसमें जो है भाग, 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास पद्धति है,
इतिहास पद्धति। ठीक है, आधुनिक इतिहास लेखन के जो जनक कहे जाते हैं वो 3 हैं। हमारे हिंदी में जिन्होंने लिखा इतिहास पद्धति, या कह सकते हैं कि उन्होंने जो उनका इतिहास पद्धति रहा गया, वो वेद व्यास जी को माना जाता है कि वेद व्यास जी इतिहास पद्धति के हिंदी में रखे जाते हैं। माने हिंदी का मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो उनके हैं, जो ग्रंथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इतिहास लिखने की परंपरा चली हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वो लोग एक क्रम पर चले। कौन से क्रम और कौन से पद्धति पे कौन कौन लोग उतरे, तो उनको प्रायः 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में इनको एक बांटा गया और रखा गया कि जो इतिहास पद्धति है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, वो किस पद्धति पर लिखे गए, उनको कितने पद्धति पे रखा गया। तो देखिए, जो 6 पद्धति थी वो कौन कौन थी, उस पर एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा यहां पर जरूरी रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक ग्राफ बना रहे हैं कि ये 6 लोग इस पे आए हुए थे। ठीक है, इस पे कौन कौन सी पद्धति है, क्या क्या है, उनके बारे में पूरा एक परिचर्चा किया जाएगा। तो जो पहला पद्धति रखा गया, वर्णानुक्रम पद्धति। क्रम पद्धति। ठीक, ऐसे समझिए, एक पद्धति का पार्ट यह पहला। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे लोग आए, दूसरा जो पार्ट इसमें आए, वो कौन से इसमें आए? एक तो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई। ध्यान से देखिए, जो 6 भाग आए उसमें कौन कौन है। दूसरा, कुछ लोग कालानुक्रम पद्धति पे आए। कालानुक्रम पद्धति पे, ठीक है, एक तो ये हो गया कालानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति प्राय लोग इतना ही जानते हैं कि एक ये है। ठीक है, एक वैज्ञानिक पद्धति हो गई जिसको भाषा वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, इस पे कुछ ग्रंथ लिखे गए और कुछ लेखक इसको अपनाए, या इसी का एक दूसरा नाम था भाषा वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, इसको भाषा वैज्ञानिक पद्धति या भाषा वैज्ञानिक पद्धति, एक ये हो गए सेगमेंट। ठीक है, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक पद्धति या भाषा वैज्ञानिक पद्धति, समझिए इसको। अब इसके बाद एक और महोदय आए, उन्होंने क्या कहा, उनको माने वो लोग क्या मानते हैं, वो किस पद्धति पे आए, वो विधेयवादी पद्धति। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, एक ये हो गया, 4 हो गए। समझिए इसमें कौन से क्रम, कैसे कैसे लोग बनते गए और इसमें क्या क्या चीजें आती गई। ठीक है, इन सब चीजों को समझिएगा। एक जो पद्धति आई, एक तो यह हो गई विधेयवादी पद्धति। एक और पद्धति का भी जन्म हुआ, समाज शास्त्री पद्धति। सॉरी, समाज शास्त्री पद्धति, इस पे भी कुछ लोगों ने
अपना विचार रखा और इसके आधार पे कुछ लोग ग्रंथ रखे। समाज शास्त्रीय पद्धति, ठीक। इसके बाद कुछ लोग नारीवाद पे एक पद्धति आया। नारीवाद पे पद्धति लेकर आए। अब कुछ नवीन पद्धति का भी जन्म हुआ, कुछ लोग नवीन रूप में आए और वो अपना क्या परिदृश्य रखे। तो एक नवीन पद्धति, उसके नाम देख सकते हैं कि समाजशास्त्री, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 पद्धति जो शास्त्रीय इतिहास पद्धति आया, जो इसको डिवाइड किया गया, ये 6 भागों में जो डिवाइड किया गया, इसको आप नाम से, क्रम से इसको संख्या कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति, नंबर 2 कालानुक्रम पद्धति, नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति, और नंबर 4 विधेयवादी पद्धति, और नंबर 5 जो है समाजशास्त्री पद्धति, और नंबर जो 6 है वो नारीवाद पद्धति। इस क्रम पर इतिहास को लिखा गया। इतिहास पद्धति हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को ग्रंथ को पद्धति में किया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास को जो इतिहास पद्धति पे लिखे गए बड़े बड़े ग्रंथ, जिनसे हम लोग अध्ययन करते हैं, किन किन पद्धतियों पे थे, तो प्रायः यह 6 पद्धति था जहां पर इनको हम रखेंगे। इसी पर हम लोग एक एक को चलेंगे और उसमें बताएंगे कि वर्णानुक्रम पद्धति पे कौन से ग्रंथ थे। यहां से क्वेश्चन एक बहुत जानदार प्रश्न पड़ता है और एग्जाम में आता है, तो लगभग हम लोग क्लियर नहीं हो पाते और गलतियां कर बैठते हैं। कालानुक्रम पद्धति पे कौन से थे, विधेयवादी पद्धति क्या है, यह इस पे कौन लोग थे, कौन सा पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त था, कौन सा पद्धति दोषपूर्ण था, कौन किसके आधार पे बना था। एक वैज्ञानिक पद्धति या भाषा पद्धति, एक था क्या वैज्ञानिक पद्धति या भाषा पद्धति पर एक था, ठीक। और एक नारीवादी पद्धति था, इसमें कौन लोग थे, उनका क्या क्या विचार था। अब हम एक एक को उठाकर यहां से देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से प्रश्न अक्सर आता है। तो पहला हम लोग पहला दूसरा एक एक को ध्यान से देखते हुए चलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसमें आप लोग समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं। चलिए, पहला जिसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो जो पहला है वो कालानुक्रम पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति अर्थात इसमें क्या था कि इसमें जो इस पद्धति को अपनाया, उन्होंने क्या किया कि वो रचनाकार जो थे, रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों पर आधारित किया। वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उसके आधार पर इन्होंने परिचय दिया। रचनाकारों का परिचय किसके आधार पर दिया, वर्णमाला के वर्ण के जो क्रम होता है उसके आधार पर इन्होंने परिचय दिया, ठीक है। और सबसे प्राचीन पद्धति यही है और सबसे दोषपूर्ण पद्धति भी यही है मित्रों। और सबसे कह सकते हैं कि दोष अगर था तो इसी पद्धति में था। तो इसके कुछ मेजर विशेषता आप लोग देखते चलिए और इसकी चीजें आप लोग राइट डाउन करते चलिए। नंबर 1 पद्धति ये था कि नंबर 1 पर इसमें क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था कि यह किस पर आधारित था, यह वर्णमाला के वर्ण क्रम पर, वर्णमाला के वर्ण क्रम पर रचनाकारों का परिचय
वर्णमाला के वर्ण क्रम पर आधारित। आधारित था। रचनाकारों का जिसमें परिचय दिया गया, अर्थात जो इसमें कवि आए वो लोग जिनको उन्होंने, जो इतिहासकार थे जिसको उन्होंने दर्शाया या जो उनका क्रम रखा गया, वो रचनाकारों का परिचय जो रखा गया वो किस पे रखा गया? वर्णमाला के वर्ण क्रम जो होते हैं उसके आधार पे यहां रचनाकारों का परिचय रखा गया। ठीक है इसमें। अच्छा, नंबर दूसरा पॉइंट है सबसे प्राचीन पद्धति यही है। सबसे प्राचीन पद्धति, अगर उन 6 की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन पद्धति यही है। ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति यही है। रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्ण क्रम पर आधारित होता है। ठीक है, वर्णों के अनुरूप है, वर्णों के क्रम के अनुरूप है, वर्ण क्रम पर आधारित है। दूसरा, इसमें सर्वाधिक दोषपूर्ण था यह। सर्वाधिक दोषपूर्ण में यह आता है। ठीक है, इसमें क्या है? सर्वाधिक दोष मिले, सर्वाधिक दोष। इसमें कौन कौन थे जो इसको फॉलो अप किए, जिस पे इन्होंने लिखा था? इस पे 2 प्रसिद्ध लोग थे। इसमें जो 2 लोग थे वो सबसे प्रसिद्ध कौन कौन थे? तो यहां पर 2 प्रसिद्ध लोग थे। एक तो थे गारसा द तांसी जी, इस पद्धति को अपनाए। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। उस ग्रंथ का नाम था इत्सवार द ला एंदोई हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी ठीक है, ये इनका फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम जो ग्रंथ था वह इसी पद्धति पर, ध्यान से देखिएगा, वह जो लिखा गया वह इसी पद्धति पर आधारित था। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका अगर पूछेगा क्वेश्चन कि यह किस पद्धति पे लिखे गए, तो गारसा द तांसी जो इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, ये प्रथम इतिहास ग्रंथ था। इसकी जो भाषा थी वो फ्रेंच में थी। भाषा किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया। और इसका जो सन था वो 2 भाग में इसको लिखे गए थे। तो एक 1839 में था, 1839 ईस्वी में, और दूसरा 1847 ईस्वी में। ठीक है, 2 भाग में इसमें आ गया था। संस्करण इसके 3 आए थे। संस्करण इसके 3 थे, भाग इसके 2 थे। तो यह भी किस पे था? यह कालानुक्रम पद्धति पर था। ध्यान से समझिए, किस पे था? कालानुक्रम पद्धति पे था। और दूसरा कालानुक्रम पद्धति पे जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वह शिवसिंह सरोज का, शिवसिंह सरोज, सेंगर जी का शिवसिंह सरोज, इनका जो इतिहास ग्रंथ था वो कौन सा था? शिवसिंह सरोज। ठीक है, यह भी, ये दोनों ग्रंथ जो लिखे गए हिंदी साहित्य के, प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य का यही पर था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और शिवसिंह सरोज जी ने जिस ग्रंथ को शिवसिंह सरोज लिखे, ये जो दोनों ग्रंथ लिखे गए, समझ लीजिए, ये दोनों जो ग्रंथ लिखे गए भाई 1878 में था। 83 में रामकुमार वर्मा जी मानते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्रंथ थे, इसका क्वेश्चन यहां से समझ लीजिएगा कि ये किस पे था? यह कालानुक्रम पद्धति पर था, पहला पॉइंट।
रचनाकारों का जो जीवन परिचय था वह वर्णमाला के वर्ण क्रम पर आधारित था। सबसे प्राचीन पद्धति यही है, ठीक है, और सर्वाधिक दोषपूर्ण यही है। इस पे जो दो ग्रंथ लिखे या दो लेखक, बड़े लेखकों ने लिखा, वो कौन लिखे? वो गारसाद तांसी जी लिखे, इतवार दलाल लेतृतुर हिंदुई हिंदुस्तानी, और दूसरा जो इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा वो शिव सिंह सरोज जी ने लिखा। इसी क्रम पर ध्यान रखिएगा, कालानुक्रम पद्धति पे। तो कालानुक्रम पद्धति पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना एक समग्र अध्ययन जहां से दो प्रमुख ग्रंथ थे, एक हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ इस पद्धति पे था, दूसरा शिव सिंह सरोज जी भी इसी पद्धति को अपनाए थे, और यह सर्वाधिक दोषपूर्ण ग्रंथ ये पद्धति मानी गई। बाद में सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्ण क्रम पर आधारित रहता था। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पर। नंबर 2 पर ध्यान से देखिए, यहां समझिए, इसमें नंबर 2 पर जो हम लोग आएंगे इसमें कौन से हैं? तो इसमें है कालानुक्रम पद्धति, नंबर 2 पर है। इसकी हम स्लाइड भी अभी आप लोगों को दे देंगे। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति पे कौन कौन थे भाई? इसमें क्या क्या चीज थी? इसमें क्या था? इसमें जो रचनाकारों का परिचय था वो जन्म तिथि के आधार पर था। नंबर 1 पॉइंट जो इसमें बनेगा, इसमें रचनाकारों का परिचय जन्म तिथि के आधार पर था। आधार पर, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जन्म तिथि के आधार पर यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। जन्म तिथि के आधार पर रचनाकारों का जो जीवन क्रम था, रचनाकारों का जो परिचय दिया गया जन्म तिथि के आधार पर दिया गया, कौन कैसे कैसे आए हैं, किनका क्या क्रम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम भी है, इस ग्रंथि का एक और नाम है, इसे परंपरागत, समझिए इसको, इसको क्या कहते हैं? इसे परंपरागत पद्धति भी इसका एक नाम दिया गया। इस पद्धति को एक और नाम दिया गया, परंपरागत पद्धति से भी जाना जाता है। इसे परंपरागत पद्धति से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आए, इसमें क्या क्या चीज था? तो इसका मेन है कि जन्मतिथि के आधार पर था। इसका एक और नाम इसका रखा गया, क्या इसे कहा गया? इसे परंपरागत पद्धति से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आए, क्या क्या आए, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था कि जन्मतिथि के आधार पर इसका वर्णन किया गया। इसमें कौन कौन 2 लोग आए प्रमुख रूप से, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पर जो आए वो आए मिश्र बंधु महोदय। मिश्र बंधु लोग आए। मिश्र बंधु का 3 लोग थे मिश्र बंधु में, GSS, इसको ऐसे याद रखते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनको मिश्र बंधु कहा गया, इन तीनों लोगों को। ठीक है, ये 3 लोग जो मिलकर आए, इन्होंने ग्रंथ का रचना लिखा इसी पद्धति पर। उस ग्रंथ का, उस जो ग्रंथ था इनका, मिश्र बंधु विनोद जी का, ठीक है, इनका ग्रंथ था यही तीनों लोग थे। इनका जो ग्रंथ था मिश्र बंधु का, उसे मिश्र बंधु विनोद के नाम से जानते हैं।
4 भाग में यह था। कितने भाग में? 4 भाग में। प्रथम 3 भाग 1913 में, और चौथा भाग 1934 में। देखिए यहाँ 4 है तो ऐसे पकड़ सकते हैं, यहाँ 3 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आप बना सकते हैं कि यहाँ 3 है तो 3 भाग जो है 1913 में, यहाँ 4 है तो चौथा भाग 1934 में आया था। ठीक है, यह ग्रंथ जो लिखा गया भैया उसकी पद्धति क्या थी? इसकी पद्धति क्या थी? वह कालानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, और दूसरे जो महत्वपूर्ण इसमें आए, ध्यान से समझिएगा, जो दूसरे इसमें राइटर जी ने महोदय ने एंट्री लिया, उनका नाम था यहाँ पर सर जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, गियर्सन जी ने यहां पर लिखा। इन्होंने भी यही पद्धति अपनाया और इनका जो ग्रंथ था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इन्होंने लिखा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ इन्होंने जो लिखा, उसकी भी जो पद्धति थी वो कौन सी पद्धति थी? वो यही पद्धति अपनाए थे। कौन सी पद्धति? कालानुक्रम पद्धति पे। तो 2 लोग यहां भी है, एक ये थे मिश्र बंधु और दूसरा गियर्सन जी थे। इन्होंने 2 लोग यहां पर पद्धति लिए। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कालानुक्रम पद्धति पे थे, और मिश्र बंधु विनोद का भी पद्धति जो था वो कालानुक्रम पद्धति पे था। किस पे था? कालानुक्रम पद्धति पर था। तीसरा और महत्वपूर्ण हम लोग परिचर्चा करेंगे अगला। ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 लोग इसमें आए हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण चर्चा जो है, तीसरा और महत्वपूर्ण, इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को बनाए हैं, उस पीडीएफ भी आपको पूरा दे देंगे, लेकिन आप लोग समझते जाइएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण पद्धति है विधेयवादी पद्धति। वादी पद्धति, इस पे जो परिचर्चा हुआ, ध्यान से इसमें क्या है, ये इसको कौन लिखा, क्या लिखा, इस पे क्या क्या चीजें थी, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसमें व्यक्ति को केंद्र रखा गया। इस पद्धति को जो अपनाने में इसमें व्यक्ति को ही केंद्र पर रखा गया। इसमें कौन आए? इसमें जो आया गया व्यक्ति को केंद्र में रखा गया। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि इसमें जो व्यक्ति को रखा गया है, व्यक्ति केंद्रित व्यक्तिवाद, इस माने व्यक्ति को ज्यादा उभारा गया। व्यक्ति, एक कह सकते हैं व्यक्तिवाद, या इसको ऐसे कह सकते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को इसमें केंद्र में रखा गया। इस ग्रंथ में, इस पद्धति पे जो ग्रंथ लिखे गए उसमें क्या था? व्यक्तिवाद को ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि रचनाकारों का जो परिचय हुआ, रचनाकारों का जो परिचय लिया गया वो कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के आधार पर रखा गया। यहां पर किसके आधार पे? कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के आधार पर। प्रवृत्तियों के आधार पर इसमें जो क्रम रखा गया वो किस पे आ गया? व्यक्तिवाद को केंद्र पे रखा गया।
और इसमें जो जीवन है वो तुलनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये गया, ये जो रखने के आधार पे तुलनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया। ये जो क्रम रखा गया है ना, कालानुक्रम और प्रवृत्ति, तो इसमें क्या है, तुलनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक, इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अपनाते हुए रचनाकारों का जो क्रम रखा गया को जो रचनाकारों का क्रम रखा गया वो किस पे, कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के आधार पर इसमें ग्रंथ को वरीयता दी गई। यह इसकी चीजें महत्वपूर्ण थी। और जो दोहरा नामकरण की विशेषता आई वह इसी पद्धति से आई। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह नोट कर लीजिएगा कि जो दोहरा नामकरण की पद्धति आई, दोहरा नामकरण पद्धति इसकी प्रमुख विशेषता थी। विशेषता थी जैसे कि आदिकाल तो वीरगाथा काल, ठीक। जो नाम एक युग का जो दो दो नामकरण, दोहरा नामकरण, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि दोहरा नामकरण की जो पद्धति आई वो किस पद्धति में थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दोहरा नामकरण जो युगों का या कालों का जो युग थे या काल थे, उनका जो दोहरा नामकरण, युग और कालों का जो दोहरा नामकरण हुआ वो किस पद्धति में अपनाया गया, तो विधेयवादी पद्धति में। विधेयवादी पद्धति में इसको अपनाया गया भैया। और इस पे कौन बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिन्होंने इसको अपनाया, तो इस पे बहुत ही फेमस महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, वो महत्वपूर्ण में थे कि हमारे जो इतिहास, आधुनिक इतिहास के जन्मदाता तेनजी थे, वह भी इस पद्धति को बहुत वरीयता दिए थे। कौन, नंबर 1 पर ध्यान रखिएगा, आधुनिक इतिहास के जनक या जन्मदाता कौन, तेनजी, ठीक। इन्हें तेनजी इसको प्रमुखता दिया, इसको प्रमुखता दिया, इसको तेनजी। और इस पद्धति पर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया वो कौन लिखे, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो लिखा गया था वो इसी पद्धति पे था। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और तेनजी, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था वह इसी पद्धति पे था, विधेयवादी पद्धति पे था। और तेनजी भी इस पद्धति को प्रमुख वरीयता दिए। विधेयवादी पद्धति को तेनजी ने बहुत प्रमुखता से वरीयता दिया। दोहरा नामकरण इसकी प्रमुख विशेषता थी। व्यक्तिवाद को केंद्र में रखा गया। रचनाकारों का परिचय जो था वो तुलनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रचनाकारों का परिचय जो रखा गया वो कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के आधार पर रखा गया। कह सकते हैं व्यक्ति, जाति, व्यक्ति और क्षण,
जाति, व्यक्ति और क्षण को यहां पर वरीयता दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें जाति, व्यक्ति और क्षण को यहां पर प्रमुखता से स्थान दिया गया। तीन लोगों को, जाति, व्यक्ति और क्षण को यहां पर विधेयवादी पद्धति में प्रमुखता से रखा गया। व्यक्तिवाद को केंद्र में रखा गया। रचनाकारों का जो क्रम था वो किस पे था? तुलनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रचनाकारों का जो परिचय था वो कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इस ग्रंथ में। यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है और इसकी दोहरा नामकरण इसकी प्रमुख विशेषताओं में है। ये नोट कर लीजिए। इस पे दो लोग ग्रंथ था, एक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा और एक तेन जी। ये दोनों इस पद्धति को अपनाए थे, विधेयवादी पद्धति, और यह काफी महत्वपूर्ण और सबसे उपयुक्त माना गया। यह जो पद्धति है वो काफी महत्वपूर्ण और सबसे उस समय के सबसे महत्वपूर्ण पद्धतियों में इसको रखा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम लोग चर्चा करते हैं वैज्ञानिक पद्धति। या इसका दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं? इसे वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा नाम क्या है? भाषा वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं इसे। भाषा वैज्ञानिक पद्धति भी इसको कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक पद्धति भी इसको नाम दिया गया। ठीक, इस पद्धति को भाषा वैज्ञानिक नाम भी इसको या दोनों नाम से यह जाना जाता है, वैज्ञानिक पद्धति या भाषा वैज्ञानिक पद्धति। यह किस पर था? यह मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित था। किस पर था? मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को इसने आधार बनाया था। देखिएगा, इसने क्या दिया? मार्क्सवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पर यह आधारित था। ठीक है, इसमें और क्या चीजें थी? इसमें जो था सबसे बहुत पर इसमें भाषा का जो विकास क्रम था, जो भाषा को विकास क्रम में किया गया था वो बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर, बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाओं का परिचय दिया गया। ठीक है, भाषा के विकास क्रम बदली हुई, ध्यान से देखिएगा, भाषा का जो विकास क्रम था इसमें वो किस पे था? भाषा का विकास क्रम बदली हुई, ठीक, बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर रखा गया। रखा गया भाषा की बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार, भाषा का जो विकास क्रम रखा गया वो किस पे रखा गया? बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाओं का परिचय दिया गया। बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर परिचय कराया गया। रचनाकारों का परिचय हुआ है, रचनाओं या रचनाकारों का परिचय हुआ। भाषा के जो विकास क्रम है वो बदली हुई
प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाकारों या रचनाओं का परिचय दिया गया। इस प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण नाम भी दिया जाता है या वैज्ञानिक इसे गतिशील विकास प्रक्रिया भी कहते हैं। इसका एक नाम है गतिशील विकास प्रक्रिया भी कहते हैं। पद्धति है। इस पे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा लिखा गया? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में जो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने जो ये लिखा, कौन सा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने जो लिखा वह इसी पद्धति पर आधारित था। किस पे आधारित था? इसी पद्धति पे मित्रों वह आधारित था। इसी को ही हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति या भाषा वैज्ञानिक पद्धति। इसको क्या कहते हैं? भाषा वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति। इसको दो नाम दिया गया। इसको समझिए, इतना जो भी आप लोग हैं इसको ध्यान से देखिएगा। वैज्ञानिक पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी भाषा के विकास क्रम बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर, ठीक है, इसमें क्या हुआ? भाषा बदली हुई विकास क्रम के बदली हुई प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाओं या रचनाकारों का परिचय दिया गया इसमें, ठीक है। यह इसका महत्वपूर्ण चीजें थी। अगला हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है नारीवादी पद्धति। कौन सी है? नारीवादी पद्धति। और लास्ट समाजशास्त्री पद्धति कर देंगे, नारीवादी पद्धति। यह भी एक क्रांति के रूप में आया और डॉक्टर सुमन राजे इसके प्रवर्तक के रूप में आए। डॉक्टर सुमन राजे इसके प्रवर्तक के रूप में आए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई जो इतिहास लिखा गया, इनका एक सेंटेंस ही बड़ा फेमस है कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। इन्होंने कहा, इस पद्धति पे इन्होंने कहा महिलाओं को भी बड़ी वरीयता मिलनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो लिखा गया डॉक्टर सुमन राजा के द्वारा, सुमन राजे का एक कथन है, डॉक्टर सुमन राजे ने एक चीज अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने लिखा कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास था। इन्होंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा? ध्यान से देखिएगा, अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास था। अपने हिंदी साहित्य का आधा, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो उन्होंने कहा कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास। इनका फेमस है, अब तक का जो इतिहास था, ध्यान रखिए, इन्होंने क्या कहा? अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है। और यह इनका कथन बड़ा फेमस हुआ, काफी चीजें, और यही से नारीवाद को भी केंद्र में रखा गया। और यह किसमें लिखा गया? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कब लिखा? 2003 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। उसमें इन्होंने कहा कि अब तक का जो इतिहास है वो पुरुषों का इतिहास है, महिलाओं को इसमें वरीयता ही नहीं दी गई। तो ये जो पद्धति अपनाई गई वो नारीवादी पद्धति को अपनाई गई। बाद में नीरजा माधव जी भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने भी एक ग्रंथ लिख दिया, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ठीक है। नीरजा माधव जी भी एक ग्रंथ लिखी, हिंदी साहित्य का
इन्होंने क्या लिखा, ध्यान रखिएगा, हिंदी, इन्होंने कहा महिलाओं को वरीयता दिया जाता है, तो इन्होंने कहा कि भाई इसमें हिंदी साहित्य का जो ओझल है, क्या है, हिंदी साहित्य का जो ओझल नारी इतिहास है, उसी पे इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। यह इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा और यह 2013 में डॉक्टर नीरजा माधव जी ने लिखा। किसने लिखा, डॉक्टर नीरजा माधव। अभी इनका ग्रंथ एक वहां बाहर के लिए गया हुआ है, सेतु उठा था। अरे जिन्होंने कोरोना पे लिखा, कोरोना एक महाग्रंथ डॉक्टर नीरजा माधव जी ने ही लिखा था, अभी हाल ही में 2000 जब कोरोना आया तो उस पे भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कोरोना, ठीक है। तो इन्होंने कहा हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इन्होंने ग्रंथ लिखा, कब लिखा, 2013 में लिखा, डॉक्टर नीरजा माधव जी का हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। बोले कि नारी को वरीयता ही नहीं दिया गया, तो नारीवाद में नारी को केंद्र में रखा गया कि भैया नारी को इसमें केंद्र में रखा जाए। क्या रखा जाए इसमें, इन्होंने नारी को केंद्र में रखा जाए, यह इन्होंने प्रमुख रूप से इसको बोला कि भैया इसमें जो रखा जाए वो नारी को केंद्र में रखा जाए इतिहास लेखन में, यह इसकी प्रमुख विशेषता थी। अब अंतिम और छठा जो था, अंतिम और छठा जो है वो समाज शास्त्रीय पद्धति जिसको कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और नवीनता लेकर चला है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे प्रबुद्ध वर्ग शामिल हुए। अंतिम और छठा हमारे लेक्चर का लास्ट और अंतिम जो है वो आप लोगों के सामने देखिए, समाज शास्त्रीय पद्धति, छठवां समाज शास्त्रीय पद्धति। इसमें कौन कौन थे, क्या क्या इसमें समाज शास्त्रीय पद्धति की क्या विशेषता थी, छठा और अंतिम है, ठीक है। इसमें जो रचनाकारों का मूल्यांकन हुआ, ठीक है, रचनाकारों का मूल्यांकन हुआ, किस पे हुआ, वो समाज पर डाले गए प्रभावों के आधार पर हुआ, समाज पर डाले गए प्रभावों के आधार पर हुआ। इसमें जो रचनाकारों का मूल्यांकन हुआ, ध्यान से समझिए, मूल्यांकन हुआ रचनाकारों का, जो इसमें मूल्यांकन हुआ समाज पर, सीधे से समाज पर डाले गए प्रभावों के आधार पर किया गया है। प्रभावों, डाले गए प्रभावों की आधार पर किया गया, ठीक है। रचनाकारों का इसमें जो हुआ मूल्यांकन, और समाज पर डाले गए प्रभावों के आधार पर इसमें किया गया, कालानुक्रम और समाज शास्त्रीय पद्धति को अपनाया गया, ठीक है, आधार पर किया गया। और कालानुक्रम और समाज शास्त्रीय पद्धति, को वरीयता दिया गया, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आए कि कालानुक्रम को समाज शास्त्रीय पद्धति के पे वरीयता दिया गया, और इस पे कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मानवतावादी जो थे, जिनको कहा जाता है चिन्मुख अन्वेषक, क्या है, चुनमुखी मानव के अन्वेषक के रूप में हुए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, ठीक है। इन्हें मानवतावादी लेखक कहा जाता है। और इनके जो ग्रंथ हुए कौन कौन इस पे ग्रंथ आए, तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो इन्होंने 1952 में लिखा, ठीक है, वो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कबीर, ये 3 ग्रंथ इसी पे आधारित है। कौन कौन है? पहला तो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है, 1952 में जो लिखा गया हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल इसी पे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, ये 52 और 53 दोनों में माने जाते हैं। 1952-53 में हिंदी साहित्य का आदिकाल है। और हिंदी साहित्य की भूमिका इस पद्धति पे लिखी गई, हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। ये जो तीनों ग्रंथ लिखे गए वो इसी पद्धति पे लिखे गए। किस पे लिखे गए? समाज शास्त्री पद्धति पे लिखे गए। देखिएगा, ये तीनों जो ग्रंथ लिखे गए वो इसी पद्धति पे लिखे गए। और ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये ग्रंथ है, तीनों ग्रंथ। और यह तीनों ग्रंथ समाज शास्त्री पद्धति पे लिखे गए। और इसमें क्या गया है? कालानुक्रम और समाज शास्त्री पद्धति को अपनाया गया। और इसमें रचनाकारों का मूल्यांकन समाज पर डाले गए प्रभावों के आधार पर। इवन की कबीर भी उन्होंने लिखा था एक ग्रंथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ग्रंथ कबीर भी है, ठीक है, यह भी इनको ग्रंथ है, वह भी इसी पर आधारित है। और इसको भी इन्होंने क्या किया था? इसी आधार पर लिखा था। एक कबीर पे इन्होंने टिप्पणी, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। तो कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1900, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ग्रंथ लिखे गए वह किस पे लिखे गए मित्रों? वह समाज शास्त्री पद्धति पे लिखे गए। तो आज आप लोग जो परिचर्चा और क्लास में देखे हैं, बने हुए हैं, वो पूरा का पूरा इतिहास पद्धति पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं। यह महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों में, यूजीसी नेट के प्रश्नों में, एलटी में, राजस्थान व्याख्याता में आता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हम जो 6 पद्धति बताए, 6 की विशेषता, 6 के आधारित पे ग्रंथ दिए, यहां से 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही स्टैंडर्ड आता है अगर यह पूरी क्लास आप लोग देखे होंगे। जो ये पूरी क्लास, जो भी बालक बालिकाओं ने इसको देखा ध्यान से, तो हमने 6 परिचय पे, 6 पे एकदम पूरा व्यापक परिचर्चा किया। जैसे कि हमने कहा कालानुक्रम पद्धति पे नंबर 2 जो था, देख लीजिएगा यहां पर जो हम लोग लिए, यहां से देखिए इतिहास पद्धति के जो 6 भाग थे, 6 भाग में वर्णानुक्रम, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी, समाजशास्त्री पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और नारीवाद पद्धति पे व्यापक परिचर्चा किए। जो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण पद्धति लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, वो इसी पद्धति के आधार पे ग्रंथों का विकास हुआ। और यह बहुत जानना जरूरी था हिंदी साहित्य का इतिहास में कि जितने भी ग्रंथ आए हैं उसकी पद्धति क्या थी, किस पद्धति को लिखे गए। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति पे कौन है, तो आप लोग खट से ध्यान रखिएगा। वर्णानुक्रम पद्धति, जैसे ही मैं बोला कालानुक्रम पद्धति, तो आपने यहां पे तुरंत क्या किए? कालानुक्रम पद्धति देख लिए। रचनाकारों को परिचय वर्णमाला के क्रम पर था। शिव सिंह सरोज और गारसाद तानसी ने इस परिचय को अपनाया गया। सबसे प्राचीन पद्धति और दोषपूर्ण पद्धति। सरसरी निगाह में मैं एक प्रापक रूप से चर्चा कर दे रहा हूं कि इसमें कौन कौन है। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति, इसको यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वर्णानुक्रम पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति है, ठीक है। ये नंबर 1 पर वर्णानुक्रम पद्धति था। इस पे
शिव सिंह सरोज और गारसाद तांसी थे, ध्यान से थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो था वो कौन सा था, दूसरा जो था वो कालानुक्रम पद्धति था, इसे परंपरागत पद्धति भी कहते हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, और मिश्र बंधु थे। इसके बाद आप लोग देखिए इसमें जो फिर उसके बाद है विधेयवादी। विधेयवादी में कौन है, दोहरा नामकरण और रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा वो ये लिखा। इसके बाद इसमें और कौन कौन से थे, फिर वैज्ञानिक पद्धति पे कौन आए, इसमें डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त गतिशील विकास प्रक्रिया लेकर आए, इनको कहा गया। फिर इसके बाद कौन से आए, फिर नारीवाद पद्धति पे दो लोग आए, डॉक्टर सुमन राजे और डॉक्टर नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा था। और समाजशास्त्री जो मेन है समाजशास्त्री, तो समाजशास्त्री पद्धति संरचनाकारों का मूल्यांकन किस पे हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हर समय नवीनता को लेकर चले और इन्होंने शुक्ल जी को सबसे अधिक, जो शुक्ल जी के आधार स्तंभ थे उनको उन्होंने ध्वस्त किया और अपनी पद्धति को बताया कि इसमें मेन क्या थे। तो आप लोग जो भी है यहाँ पर हम पूरा एक स्लाइड भी बना के दे दिए हैं, इस स्लाइड को आप लोग देख सकते हैं। इसको यहाँ पे आप यहाँ पर हमने इसको पूरी एक स्लाइड दे दी है, 6 भाग में है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, रचनाकारों का वर्णमाला के क्रम, सबसे प्राचीन पद्धति, रचनाकारों का जीवन पद्धति, यहाँ पर पूरी एक स्लाइड हम बनाए हैं। स्लाइड में पूरा का पूरा आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगा। सर्वाधिक दोषपूर्ण कौन इधर थे, कौन इधर थे, पूरा जिसपे हम लोग परिचर्चा किए हैं, तो यहाँ पर पूरी चीजें थी। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति, भाषा वैज्ञानिक, उधर विधेयवादी पद्धति, व्यक्तिवाद को केंद्र में रखा गया, आधुनिक इतिहास के जन्मदाता जो भी है, यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग परिचर्चा कर दिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नारीवादी पद्धति देखिए, सुमन राजे थे, हिंदी के विस्तार के रूप में, हिंदी साहित्य का आधार, रचनाकार का मूल्यांकन, इन सब पे परिचर्चा करते हुए हम आपको जो ये ग्राम बताए और जो चीजें बताए वो आपको बहुत रेयरेस्ट लोगों में भी मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी का जो हम एक क्रम शुरू किए हैं, ध्यान से समझिए, टीजीटी पीजीटी का जो क्रम बताया गया है आप लोगों को, वह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यवस्थित रूप से दिया गया है। तो यहाँ पर पूरी पीडीएफ स्लाइड भी पड़ी रहेगी और पूरा एक व्यवस्थित क्रम भी बताया गया है। तो इस पे आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि इसमें क्या क्या चीजें अपनाई गई है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हल्का सा चीजें हुई थी उसको आप लोग यहाँ पर हमने कर दिया है। यहाँ पर ये जो बताए थे, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट था ये कालानुक्रम पद्धति नहीं था, ये वर्णानुक्रम पद्धति था। वो पढ़ाने के ओथा में थोड़ा सा हो गया था, यहाँ वर्णानुक्रम पद्धति है और दूसरा काला। इसमें यही वर्णानुक्रम पद्धति को सबसे प्राचीन पद्धति और सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति में माना जाता है। इसमें कौन कौन थे, शिव सिंह सेंगर और गारसाद तांसी जी थे। ठीक है। इस प्रकार से हम पूरी इस क्लास को अगले श्रृंखला में कुछ बेहतर फिर लेकर आएंगे और कुछ विशेष लेकर आएंगे आप लोगों को। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा टीजीटी पीजीटी हमारा आरबीएस क्लासेस परीक्षा गुरु को ज्वाइन करिए। टीजीटी पीजीटी 2022 लिखकर एंट्री नंबर 8299003391 से आप जुड़ सकते हैं और हमसे हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं 2499 पे। ठीक है। नाम मात्र की फीस है, पूरी कंप्लीट कोर्स कराई जाएगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऐसा चीज लिखाया जाएगा जो सीधे के सीधे एग्जाम में आता है। मिलते हैं मित्रों नए और एक बेहतर सेगमेंट लेकर, फिर आपसे रूबरू होंगे आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु के चैनल पे। मैं जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बेहतरीन टीम लेकर मैं उतरा हूं टीजीटी पीजीटी की बैच को, जो ये आप लोग देख रहे हैं। तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए, यहाँ सारी की सारी टीम एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित क्लास आप लोगों को मिलता है। ठीक है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। और मेरी हिंदी के प्रति बहुत विशेष रुचि रहती है, मैंने अपना टैगलाइन बोलता हूं, सब जगह लिखता भी हूं कि जय हिंद करो, जय हिंदी करो, विजय हिंदी करो, जिंदाबाद हिंदी करो। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।